गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया में आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की स्थिति, भारत में जो लोग रहते थे उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। दूसरी बात बताई थी सत्याग्रह का विचार, तीसरी बात बताई थी गांधी जी के शुरुआती आंदोलन, और जो अंतिम बात बताई थी वो था रॉलर्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन। जैसा कि मैंने बताया था, रॉलर्ट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें दोनों पक्ष की तरफ से हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। वैसे भी वो आंदोलन उत्तर भारत के सीमित क्षेत्र तक था। गांधी जी उसके बाद चाहते थे एक बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा करना। उनका मानना था कि बिना मुसलमानों के सहयोग के हम भारत में बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। उस समय परिस्थिति भी ऐसी बन चुकी थी इंडिया में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो गई थी और ओटोमन तुर्की के जो सम्राट थे, ये अफवाह थी कि उन पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी। इसलिए भारत ही नहीं, विश्व के बहुत से देशों में रहने वाले मुस्लिम लोग भी चिंतित थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। आगे गांधी जी असहयोग आंदोलन ही क्यों चाहते थे, इसे समझना है। गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। गांधी जी ने उसमें कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब आगे की बात आती है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का तरीका। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। आगे की बात करते हैं, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन को लेकर सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ मेंबर्स राजी थे, कुछ मेंबर्स राजी नहीं थे। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं शहरों में आंदोलन, यानी शहरों में इसका क्या प्रभाव रहा असहयोग आंदोलन का। शहरों में हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई।
1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। लेकिन आंदोलन जब खिंचता गया लंबा, तो यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा शहरी क्षेत्र में। इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अब आती है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अगली बात, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। उनके पट्टे निश्चित नहीं थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए और बेगार खत्म हो। बेगार मैं बता ही दे रहा हूं आपको, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा। काम ले लेना, बदले में मेहनताना न देना, ये बेगार होती थी। तो बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी कार्यवाहियों को सही ठहरा रहे थे। तो आज का वीडियो बस इतना। आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।